आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण या उपागम। तो राजनीति विज्ञान एक प्राचीन विषय है। इसमें प्राचीन काल से यूनानी विचारक जैसे प्लेटो, अरस्तु तथा भारतीय विचारक कौटिल्य आदि ने इसके अध्ययन को व्यवस्थित करने के साथ नई दिशा प्रदान की। तब से लेकर आज तक राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का बहुआयामी विकास हुआ। अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण के विकास भी राजनीति विज्ञान की एक लंबी विकास यात्रा का परिणाम है। अब अध्ययन के दृष्टिकोण का तात्पर्य, जिसे हम टाइटल क्या दिए हैं, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण। तो अध्ययन के दृष्टिकोण का तात्पर्य किसी विशेष वैचारिक फ्रेमवर्क या नज़रिया, किसी विशेष नज़रिया को हम क्या कहते हैं, एक अध्ययन के दृष्टिकोण को कहते हैं, किसी विशेष नज़रिया से। अब विशेष नज़रिया से जिसके द्वारा राजनीतिक जीवन को समझने व उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से हम अध्ययन के दृष्टिकोण का तात्पर्य किसी विशेष फ्रेमवर्क अथवा नज़रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक जीवन को समझने या उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है। अध्ययन दृष्टिकोण तथा अध्ययन पद्धति, अप्रोच एंड मेथड, ये दोनों में अंतर है। दृष्टिकोण और पद्धति में अंतर है। क्या है? दृष्टिकोण जहाँ किसी विषय को समझने का व्यापक नज़रिया प्रस्तुत करता है। दृष्टिकोण जो है किसी विषय को समझने का व्यापक नज़रिया प्रस्तुत करता है, वहीं अध्ययन पद्धतियों में उस दृष्टिकोण या नज़रिया के अंतर्गत अध्ययन हेतु तथ्यों का संकलन व उसका विश्लेषण प्रस्तुत करता है। तो राजनीति विज्ञान में अध्ययन के उनके दृष्टिकोण पाए जाते हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम दृष्टिकोणों को दो भागों में विभाजित करते हैं। प्रथम भाग क्या है? परंपरागत दृष्टिकोण, और दूसरा क्या है? आधुनिक दृष्टिकोण, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ठीक है। तो परंपरागत दृष्टिकोण का कार्यकाल कब तक माना जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध। परंपरागत दृष्टि जो द्वितीय विश्व युद्ध तक प्रचलित था उसे परंपरागत दृष्टिकोण कहते हैं। अब आधुनिक दृष्टिकोण जिनका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होता है। ठीक है। तो दोनों में मौलिक अंतर यह है कि जहाँ परंपरागत दृष्टिकोण सैद्धांतिक व आदर्शात्मक अध्ययन पर जोर दिया, वहीं आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीतिक व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया। तो हम सबसे पहले राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण में, ट्रेडिशनल अप्रोचेज में क्या है? संस्थात्मक दृष्टिकोण यानी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। दूसरा है
ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हिस्टोरिकल अप्रोच। तीसरा है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, सोशियोलॉजिकल अप्रोचेज। और चौथा है दार्शनिक दृष्टिकोण, फिलोसॉफिकल अप्रोच। तो हम एक एक को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? संस्थागत दृष्टिकोण, यानी कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस। संस्थागत दृष्टिकोण, यही संस्थागत दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं, संस्थागत दृष्टिकोण, ये संस्थागत दृष्टिकोण क्या है? राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? किसे कहते हैं राजनीतिक संस्थाएं? राज्य, सरकार, राजनीतिक दल, दबाव समूह आदि सभी क्या हैं? राजनीतिक संस्थाएं हैं। तो राजनीतिक संस्थाओं जैसे राज्य, सरकार, राजनीतिक दल, दबाव समूह आदि की विवेचन पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन? संस्थागत दृष्टिकोण। इसलिए इसे संस्थागत दृष्टिकोण कहा जाता है। अब इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक कौन हैं? संस्थागत दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक कौन हैं? सीले और लीकॉक। सीले, लीकॉक। सीले महोदय और लीकॉक महोदय राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण में जो है संस्थागत दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक हैं। अब संस्थागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के विषयों के अध्ययन पर क्या क्या शामिल है उसको देखिए। राज्य के आवश्यक तत्वों, उत्पत्ति तथा कार्यों का अध्ययन। राजनीतिक संस्थागत में राज्य के आवश्यक तत्वों, उत्पत्ति तथा कार्यों का अध्ययन किया जाता है। सरकारों के वर्गीकरण तथा कार्यों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक दलों के उदय तथा विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। सरकार के प्रमुख अंगों, जैसे सरकार के कौन कौन से अंग हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, नौकरशाही। तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और नौकरशाही के गठन व कार्यों का अध्ययन किया जाता है। अब संस्थागत दृष्टिकोण में कुछ कमियां हैं, उसको भी देखिए। पहला है, इस दृष्टिकोण में संस्थागत दृष्टिकोण में किसका ध्यान दिया जाता है? संस्थागत दृष्टिकोण में संस्थाओं का अधिक ध्यान दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें मानवीय तत्वों की अवहेलना की जाती है, ठीक है। इसमें जो है परंपरागत दृष्टिकोण में, संस्थागत दृष्टिकोण जो है इसमें संस्थाओं पे अधिक ध्यान दिया जाता है, मानवीय तत्व की इसमें अवहेलना की जाती है, ठीक है। दूसरा है, यह दृष्टिकोण में संस्थाओं के औपचारिक रूप का अध्ययन किया जाता है। संस्थागत दृष्टिकोण में संस्थाओं के औपचारिक रूप का अध्ययन किया जाता है, लेकिन संस्थाओं के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता। संस्थाओं के वास्तविक रूप का अध्ययन किया जाता है, लेकिन संस्थाओं के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता। संस्थागत दृष्टिकोण में तथ्यों के संकलन व उनके प्रस्तुतिकरण पर जोर दिया जाता था, लेकिन इन तथ्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं किया जाता। संस्थागत दृष्टिकोण में कानूनी रूप से स्थापित राजनीतिक संस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता है। संस्थागत दृष्टिकोण में कानूनी रूप से स्थापित राजनीतिक संस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता है, लेकिन अनौपचारिक समूह जैसे दबाव समूह, गैर सरकारी संगठन, धर्म, जाति आदि का अध्ययन नहीं किया जाता, ठीक है। यानी कि जो कानूनी रूप से स्थापित हैं, कानूनी रूप से स्थापित संस्थाओं का ही, राजनीतिक संस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता है, ठीक है।
लेकिन इसमें अनौपचारिक समूह जैसे दबाव समूह, गैर सरकारी संगठन, धर्म, जाति आदि का अध्ययन नहीं किया जाता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगला है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कानूनी व संप्रभु संस्थाओं का अध्ययन, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कानूनी व संप्रभु संस्थाओं का अभाव है। अतः इस दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की अवहेलना की गई है। अब इसका महत्व क्या है, इसको हम देखते हैं। पहला क्या है, संस्थागत दृष्टिकोण ने राजनीतिक संस्थाओं के वर्गीकरण द्वारा विभिन्न प्रकार के राज्यों व सरकारों का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है वह आज भी उपयोगी है। पहला महत्व है, क्या है, संस्थागत दृष्टिकोण ने राजनीतिक संस्थाओं के वर्गीकरण द्वारा विभिन्न प्रकार के राज्यों व सरकारों का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है वह आज भी उपयोगी है। दूसरा क्या है, संस्थागत दृष्टिकोण ने राजनीतिक संस्थाओं के बारे में व्यापक तथ्य प्रस्तुत किए जो आगे चलकर आधुनिक दृष्टिकोण के विकास में लाभदायक सिद्ध हुए। राजनीतिक दृष्टिकोण में आदर्शवादी विचारों को स्थान नहीं दिया गया। इसी कारण संस्थागत दृष्टिकोण ने आदर्शात्मक अथवा दार्शनिक दृष्टिकोण से अनुभविक अध्ययन की ओर प्रस्थान किया, अनुभविक अध्ययन की ओर प्रस्थान किया। इससे आधुनिक दृष्टिकोण का विकास सुविधाजनक रहा। अब क्या है, हम दूसरा भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण यानी हिस्टोरिकल अप्रोचेस। इस पॉइंट पे हम आते हैं। तो आधुनिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण के प्रणेता कौन हैं? सेबाइन, जॉर्ज एच सेबाइन, जॉर्ज एच सेबाइन, ठीक है। तो राजनीति विज्ञान के संबंध में परंपरागत ऐतिहासिक दृष्टिकोण की सबसे अच्छी विवेचना हम कर सकते हैं, प्रणेता नहीं बल्कि सबसे अच्छी विवेचना जॉर्ज एच सेबाइन की रचनाओं में मिलती है, ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण की सबसे अच्छी विवेचना जॉर्ज एच सेबाइन की रचनाओं में मिलती है। सेबाइन ने राजनीति विज्ञान की व्याख्या के लिए एक बड़ा व्यवहारिक ढंग अपनाया है। इसका सुझाव है कि राजनीति विज्ञान में हम उन सभी विषयों को ले लें जिनका विवेचन ऐसे प्रसिद्ध लेखकों की रचना में पाई जाती है जो राजनीति शास्त्री होने के नाते प्रसिद्ध हैं, जैसे प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, ग्रीन, हीगल, मार्क्स। इन दार्शनिकों की रचनाओं में हम उन प्रश्नों को खोज निकालने का प्रयत्न करते हैं जिन्हें उन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों की सत्यता अथवा प्रमुखता के संबंध में उठाया। सेबाइन के अनुसार किसी भी राजनीतिक सिद्धांत का जन्म एक सुनिश्चित परिस्थिति के संदर्भ में होता है और इस कारण उसे समझने के लिए उस समय और परिस्थितियों का ज्ञान आवश्यक है। किसी भी महान राजनीतिक सिद्धांत की पहचान यही है कि वह वर्तमान परिस्थिति का विश्लेषण करता है और अन्य परिस्थितियों के संबंध में मार्ग निर्देशन भी करता है। तो सेबाइन के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक सिद्धांत में 3 तत्व होते हैं। पहला क्या है? तथ्यात्मक, फैक्चुअल। दूसरा क्या है? कारणात्मक, कैजुअल। तथा तीसरा क्या है? मूल्यात्मक, वैल्यूएशन। राजनीतिक सिद्धांत का जन्म प्रायः इतिहास के ऐसे कालों में होता है जो मानव और खिंचाव के काल होते हैं, जो तनाव और खिंचाव के काल होते हैं, मानव नहीं, जो तनाव और खिंचाव के काल होते हैं, ऐसी स्थिति में राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म होता है। एथेंस में 3री और 4ठी शताब्दियों के बीच तथा इंग्लैंड में 1640 से 1690 के बीच इस काल में राजनीतिक दर्शन का तेजी के साथ विकास हुआ। यूरोप के बौद्धिक इतिहास में
ये दोनों ही काल महान परिवर्तन के काल रहे हैं। इस कारण सेबाइन ने ठीक ही लिखा है, महान राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म राजनीतिक और सामाजिक संकटों के गर्भ में होता है। महत्वपूर्ण कोटेशन है, सेबाइन ने लिखा है कि महान राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म राजनीतिक और सामाजिक संकटों के गर्भ में होता है। धन्यवाद।